वेलकम टू ऊंची उड़ान। आप सबों का स्वागत है ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आप पहले से ही यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे कि डिस्कशन का सिलसिला यहाँ पर चलाया जाता है। जो सेट टेस्ट में आपको दिया जाता है उसी का डिस्कशन करवाया जाता है। ऑलरेडी आपने कई डिस्कशन देख लिए हैं, मैथ रीजनिंग का डिस्कशन। पिछले बार आपका सेट 8 का जो है वो आपको जीएस का भी पोर्शन का डिस्कशन करवाया गया। इस बार फिर हम लोग सेट 9 का जो अभी कंडक्ट करवाया गया था एग्जाम, टेस्ट जो लिया गया था आपको 9 तारीख को, वो आपको सेट 9 था और जो 3 तारीख को आपको टेस्ट कवर करवाया गया था, उसी के सिलसिला में हम लोग डिस्कशन का आज बात करेंगे। तो जो जो सवाल पूछा गया था उसका हम लोग बात करेंगे जीएस पोर्शन का। जीएस पोर्शन में हम लोग दो सर लगे हुए हैं। मैं आपको सुमित सिंह, मैं आपको स्पेशली जो देखता हूँ वो पोर्शन आपका करंट अफेयर का टॉपिक हो जा रहा है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और उसके अलावा पोल साइंस के टॉपिक को कवर करते हैं। आपके साथ नितिन सर जुड़े हुए हैं। नितिन सर आपको हिस्ट्री का पोर्शन और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स के पोर्शन को देखते हैं। तो आज जो हमारे लिए सवाल है, आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं और क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए सवाल को बिना देरी किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। करंट अफेयर के टॉपिक को पहले देखेंगे। पहला सवाल क्या है जरा गौर करिए। सबसे पहला आपके सामने जो सवाल है उसको देखिए। सबसे पहला सवाल है कि 20 फरवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और उपयुक्त में से सभी। तो अगर इसका मैं आंसर दूं तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी को मनाया जाता है, मिजोरम को भी जो है वो 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। आप इस दोनों के बारे में अगर जानना चाहें तो थोड़ा सा समझिए इस बात को। सबसे पहले मिजोरम को समझिए। उत्तरी पूर्वी राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1971 में बनाया गया था तो इसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को केंद्र शासित का दर्जा इसको दिया गया था। फिर साल 1986 में 55वां संविधान संशोधन हुआ, 53वां संविधान संशोधन हुआ और उस 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया और यह तारीख था 20 फरवरी 1986। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अरुणाचल प्रदेश का कहानी आप समझिए तो पूर्वी राज्य पुनर्गठन आयोग, पूर्वी राज्य पुनर्गठन आयोग 1972 में इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर साल 1987 में 20 फरवरी को, याद रखिएगा 20 फरवरी को इसे भी 55वां संविधान संशोधन करके राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपके लिए ऑप्शन दोनों हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, मिजोरम भी हो गया। तो आपके लिए सटीक आंसर जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? उपयुक्त में एक से अधिक जा रहा है। क्या कोई डाउट यहां तक में? आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। और मणिपुर वगैरह का अगर बात कर ले तो मणिपुर को भी 21 फरवरी को दर्जा दिया गया था 87 में ही। तो आपके लिए सवाल तो है नहीं ये। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थान सुधार के साथ कितने स्थान पर आ गया? आपको ये जानना है थोड़ा सा कि जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एक लंदन की संस्था है, जो 1946 में इस संस्था को बनाया गया था। और ये संस्था क्या करती है कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष ये क्या करती है, एक मिनट, ये संस्था प्रतिवर्ष क्या करती है कि आपको हर साल ये याद रखिएगा कि जो भी देश है दुनिया में, जितने भी देश है, उनका ये लोकतांत्रिक कंडीशन क्या है उसके हिसाब से ये अपना आंकड़ा जारी करता है। आप इसको समझिए सवाल को थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स यूनिट्स जो इंटेलिजेंस यूनिट्स है, ये हर साल क्या करता है, लोकतांत्रिक बेस पर क्या करता है, आंकड़ा जारी करता है। और उस आंकड़े के हिसाब से ये क्या करता है कि दुनिया के अलग अलग देशों को अपना रैंकिंग देता है। तो उसी रैंकिंग में अगर हम बात करें आपसे, तो पूछ रहा है कि भारत का रैंक कौन सा है, जो कि 5 स्थान सुधार हुआ है। इसका मतलब है कि 2022 में इसका जो रैंक रहा होगा वो 46 रहा होगा। तभी तो इस बार 2022 में जो इसका रैंक रहा होगा वो 51 रहा होगा, तभी तो इस बार 46 है। तो एक आंसर आपका पहले ही निकल गया कि 46वां है।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इससे पहले वाला जो रैंक था वो 51वां था। तो भारत का जो रैंक है उसमें सुधार हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके से चुनाव करवाया जा रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की आकांक्षाओं को किस तरह से पूरा किया जा रहा है, कितनी पारदर्शिता है गवर्नमेंट के सिस्टम में, इन सबों के बेस पे आंकड़ा दिया जाता है। तो इस बार जो आंकड़ा दिया गया उसमें भारत का परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपेयर में काफी बेहतर रहा, 5 स्थान ऊपर आया। अगर हम आपसे पहले नंबर का बात करें तो पहले नंबर पे इसमें नॉर्वे आ जाता है। आपको अगर हम पहले नंबर का इसमें बात करें तो नॉर्वे आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको बात करें तो न्यूजीलैंड आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे बात करें तो आइसलैंड आ जाता है। और जो सबसे अंतिम स्थान है वो है अफगानिस्तान का। 167 रैंक है अफगानिस्तान का। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, किस देश में 1000 साल पुराना सोमिन साई महोत्सव मनाया गया? तो सोमिन साई जो महोत्सव मनाया गया है ये जापान में मनाया गया। कहा जाता है कि जापान में जो वहां के पूर्वज हैं, जो जापान में वहां के पुराने व्यक्ति हैं, उनकी आत्माओं को, उनका सम्मान करना, उनके लिए समर्पित होना, पूर्वजों का सम्मान करने के दृष्टिकोण से ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। तो 1000 साल पुराना ये फेस्टिवल है और ये मनाया जा रहा है। तो ये किस देश का है? तो ये जापान का है। तीसरा फिर आपका करंट अफेयर का चौथा सवाल, राज्यव्यापी जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन बना? देखिए, अभी ये वर्तमान में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो आपको हम एक लाइन बताते हैं, जरा गौर करिएगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक तो सेंसस होता है जिसको आप जनगणना कहते हैं, और भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई है ये बहुत पहले से शुरू हो गया, ब्रिटिश के गवर्नमेंट के समय से शुरू हो गया था। और पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई, लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना भारत में 1881 से शुरू हुआ, जिसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। लेकिन कई बार कई राज्यों ने समय समय पे जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जाति आधारित जनगणना का भी डिमांड करते रहे। और अभी हाल में आप चर्चा में सुने होंगे कि बिहार में जातिगत जनगणना करवाया गया अभी हाल में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी करवाया गया। तो 2 राज्य में ऑलरेडी जातिगत जनगणना हो चुका है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है अभी। और तीसरा जो अभी घोषणा किया गया वो घोषणा किया गया तेलंगाना। तो जो तेलंगाना, आपको पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना अलग हुआ था, आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश से। और इससे अलग होकर के एक राज्य का दर्जा इसको मिला, और वहां पर अभी जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए ये तीसरा राज्य बन गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? तो आपको पहले इसमें जो जानने वाली बात है, वो जानने वाली बात यह है कि अरविंद पनगडिया जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग बना है उसके प्रथम उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं। जिस नीति आयोग का हम बात कर रहे हैं इसके ये प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और ये अभी हाल में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। और ये पूछा जा रहा है आपसे कि कहां पर इसकी बैठक हुई है। तो अगर हम आपके बैठक का बात इसमें करें तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका बैठक होगा कहां? नई दिल्ली। अगर हम इस पे थोड़ा सा आपसे बात करें तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो 22 नवंबर 1951 को हुआ है। केसी त्यागी जो थे, केसी त्यागी इसके पहले आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से? केसी त्यागी। इसके अलावा क्या आपको यहां पर क्लियर वीडियो वगैरह सब दिख पा रहा होगा? हाँ। और जो 16वां वित्त आयोग है, ये कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2023 को 31 दिसंबर 2023 को जो है वो गठित किया गया था। और ये अपना कार्य जो शुरू करेगा, ये मतलब कार्य मतलब समझ लीजिए कि गठित हो चुका है, और ये अपना कार्यभार जो संभालेगा या कार्य जो करेगा वो 1 अप्रैल 2026 से अपना ये कार्यभार संभालेगा, कार्यभार करेगा।
तो आपको इसमें जानने वाली बात क्या क्या होगी कि अरविंद पनगटिया कौन है भैया? तो अरविंद पनगटिया 16वें वित्त आयोग के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। और जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी त्यागी थे। तो आपको शायद इतना बात समझना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि किस देश के वैज्ञानिक द्वारा विकसित दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह, देखिए लकड़ी का बना हुआ उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब, को नासा द्वारा परीक्षित किया गया है। तो ये जो लिग्नोसेट नासा के द्वारा परीक्षित किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि आपको किस देश ने विकसित किया है। तो आपको पता होगा कि एक जापान देश है जिसका अमेरिका के साथ टाई अप है। जापान का मैक्सिमम काम या तो जाक्सा जो वहां की है, जापान की एयर स्पेस की जो एजेंसीज है वो करती है, और साथ ही साथ उसको मदद जो है वहां पे नासा भी करता है, क्योंकि दोनों का टाई अप है। तो जापान का जो जाक्सा है इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपसे पूछा कि जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया वो लकड़ी कौन सा है? तो याद रखिएगा मैग्नोलिया एक लकड़ी है, उस लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया। मैग्नोलिया एक लकड़ी, अब लकड़ी ही आपसे पूछ दे, क्योंकि लकड़ी का अगर इस्तेमाल किया गया तो लकड़ी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो मैग्नोलिया जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल करके जापान ने क्या किया है, यहां पर एक सैटेलाइट बनवाया है। और जो सैटेलाइट बनवाया है उसमें कहा जाता है कि जो जापान के वैज्ञानिक हैं उनकी ये मतलब यूं समझ लीजिए कि एक परीक्षण में उनकी एक टीम के साथ ये करवाया गया, और इसका जो निर्माण हुआ है वो क्योटो में करवाया गया। निर्माण कहाँ? क्योटो में हुआ है, क्योंकि जाक्सा वहीं पर है। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें बात करें कंपनी का, तो अगर आपको हम कंपनी का बात करें तो इसमें आपको सुमितोमो फॉरेस्ट्री याद रखिएगा। कंपनी जो कंपनी इसमें काम कर रही है वो सुमितोमो फॉरेस्ट्री है जो इसमें काम कर रही है। तो आई होप समझ गए होंगे इसका भी आंसर आप। अगला सवाल चलते हैं। किस राज्य सरकार ने दंड पट्टा या जिसी को गॉन्टलेट के नाम से भी जानते हैं, वो गॉन्टलेट तलवार को राजकीय हथियार घोषित किया है? अगर हम इसका बात करें आपको तो राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक शिवाजी थे, है ना, और उन शिवाजी के द्वारा इस तरीके का हथियार इस्तेमाल किया जाता था, जो कहा जाता है कि 90 सेंटीमीटर का एक ब्लेड होगा। 90 सेंटीमीटर का ब्लेड होता है। एक्चुअली में ये जो दंड पट्टा देख रहे हैं ये 90 सेंटीमीटर का एक ब्लेड तलवार जैसा है, जिसका इस्तेमाल जो है वो शिवाजी किया करते थे। शिवाजी आपको पता होगा कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आंसर आपका यहीं से आ जाएगा, कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और शिवाजी जो मराठा राज्य था पता होगा, जिसकी कैपिटल जो है वो सतारा थी पहले। अब इसके बारे में भी जानते होंगे, जो मराठा साम्राज्य जिसकी राजधानी जो है वो सतारा रह चुकी थी। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि जो पुरंदर की संधि हुई थी, जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि में शिवाजी और साथ ही साथ औरंगजेब, इन दोनों के बीच में यह संधि हुई थी। और ये पुरंदर की जो संधि हुई है ये 1665 में की गई है। अगर आपसे शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़े, थोड़ा सा, तो शिवाजी जी का जो जन्म हुआ है अभी हाल में ही, इनका जो है वो कहा जाता है कि 394वीं जयंती मनाया जा रहा है। 394वीं जयंती मनाई जा रही है। और इनका जो जन्म हुआ है ये कहा जाता है 19 फरवरी 1630 को हुआ था, और उस हिसाब से इनकी जयंती मनाई जा रही है। और उनकी जयंती के अवसर पे इस तरीके के ब्लेड का, जो आप देख पा रहे होंगे दंड पट्टा, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक चीज और आप शिवाजी के बारे में जान लीजिए कि इन्हें छत्रपति की पदवी मिली थी, और वो छत्रपति का जो पदवी मिला वो रायगढ़ में इन्हें छत्रपति का पदवी दिया गया था। तो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए इसमें जानना जरूरी था। अगले पॉइंट की तरफ चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल हमारा, मतलब अगला सवाल, डोडोमा इनमें से किस देश की राजधानी है? डोडोमा, देखिए राजधानी से सवाल आपको बिहार एसएससी में बहुत सारा रहता है ना, और हर साल लगभग वो 2-3 सवाल आपको राजधानी से संबंधित दे ही देगा। राजधानी, मुद्रा, ये सब सवाल रहता है। तो डोडोमा किसकी राजधानी है? डोडोमा जो है यहाँ पे
तंजानिया की राजधानी है। डोडोमा जो है वो किसकी राजधानी हो जाती है? तंजानिया की। अब आपके लिए सवाल है, नूर सलाम जो आपकी राजधानी है, जिसको हम लोग नूर सुल्तान के नाम से भी हम लोग समझते हैं, नूर सुल्तान तजाकिस्तान की हो जाती है। इराक और ईरान में आप जानते होंगे जो ईरान की कैपिटल है वो कहाँ है, बताइए जरा, आपको खुद आप लोग जान रहे होंगे, है ना? क्या है? इराक की कैपिटल क्या है बताइए? इराक बगदाद हो जाता है और ईरान जो है वो तेहरान हो जाता है। तो ये आपकी राजधानी से संबंधित सवाल हो जाता है। साथ ही साथ चलिए सॉरी, अगले पॉइंट की तरफ हम चलें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा गौर करिए। अगला सवाल है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? अगर हम यूक्रेन की मुद्रा का बात कर ले तो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो हिरिविनिया है। हिरिविनिया यूक्रेन की मुद्रा है। फिर सवाल आएगा कि सर कोरोना किसका है, सर ताला किसका है, किन किसका है? तो चेक गणराज्य की जो है वो आपको कोरोना है, चेक गणराज्य। ताला जो है पश्चिमी सामोआ एक देश है, पता होना चाहिए, उस पश्चिमी सामोआ का देश है। और फिर आपका एक सवाल है, कीना किसकी है? तो पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अगला सवाल आपका, एक फिल्म आई अभी हाल में, एक रिलीज हुई है मूवी जिसका नाम है आर्टिकल 370। उससे सवाल है कि 370 के निर्देशक कौन है? तो 370 के निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले। आर्टिकल 370 आप जानते होंगे कि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, वहां के नागरिकों को, जिसको बीजेपी सरकार के दौरान, जब बीजेपी सरकार बनी और जब दूसरी टेन्योर में जब सरकार आई तो 5 अगस्त 2019 को आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा करके उसको 2 यूटी में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। यानी आपके लिए सवाल था कि आर्टिकल 370 का निर्देशक है कौन? ये है, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 300 संबंधित किससे है? 70 जम्मू कश्मीर से, जिसको हटा दिया गया कब? 5 अगस्त 2019 को। अगला सवाल है, ज्ञान और दीर्घायु के प्रतीक के आकार में, अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा कट रहा था सवाल। हाँ, ज्ञान और दीर्घायु के प्रतीक के आकार का भारत रत्न प्रकृति से प्रेरणा लेता है, यह किस पत्ते जैसा दिखता है? तो अगर आप भारत रत्न को कभी गौर से जो दिया जाता है, अगर आप उसको देखिएगा गौर से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये पीपल के पेड़ जैसा होता है। भारत रत्न भारत में जो दिया जा रहा है, आपको पता होगा 1954 से दिया जा रहा है, जिसमें पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में भी देखिएगा, भारत रत्न पे बेहतर तरीके से उसमें बताया जा चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा भारत रत्न इस साल भी 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन, है ना, इन सबों को आप देख सकते हैं, लिस्ट अप कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सवाल था कि किस पत्ते जैसा दिखता है, तो ये दिखता है पीपल के पत्ते जैसा दिखता है। इसके अलावा इस बार आपको पता होगा कि बिहार के एक कर्पूरी ठाकुर हैं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। फिर एक सवाल आएगा, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, अगर मिलियन में करेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब सवाल आता है भारत से बड़े देश कौन कौन से? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। दुनिया का अगर सबसे बड़े देश का अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाता है? वो रसिया हो जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें रूस के साथ, अगर आप हम 1 मिनट आपको समझा दें, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्या हो जाता है? रसिया हो जाता है। फिर कनाडा हो जाता है, फिर यूएसए हो जाता है, फिर चीन हो जाता है, फिर ब्राजील हो जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, फिर इंडिया हो जाता है, फिर अर्जेंटीना हो जाता है, ये सारे देश आ जाते हैं। तो यहां पर जो आपसे सवाल है वो पूछ रहा है कौन सा स्थान है, तो वो 7वां स्थान हो जाता है। भारत से बड़े देश आप 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा, रूस है, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गुजरात है सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव गौर माता जिसके नाम को भी हम लोग जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबूथू।
ये पूर्वी सबसे छोर है, भारत का पूर्वी पश्चिमी छोर, आप जो समझना चाहें। इन दोनों के बीच में स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर आता है? तो देखिएगा 2 घंटे का अंतर आता है। क्योंकि आप इसको अगर समझना चाहें तो जान लीजिए कि सूर्य की किरण को 1 डिग्री क्रॉस करने में, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लग जाता है। और अगर हम आपको पूर्वी का बात करें तो भारत का पूर्वी जो देशांतर है और पश्चिमी देशांतर है, इसके बीच में लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगर आप इसको समझना चाहें तो 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, भारत का ये पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर है। भारत का हम बता रहे हैं, है ये पूरा का पूरा पूर्वी पार्ट ही, लेकिन भारत का पूर्व से पश्चिम तक में 68 से लेकर 97 डिग्री तक, जो लगभग लगभग 30 डिग्री, कहीं ना कहीं 30 डिग्री के आसपास डिफरेंस आ जाता है। और अभी मैं आपको बताया कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री क्रॉस करना है तो बताइए 30 डिग्री को क्रॉस करने में 120 मिनट का समय लगेगा। और इस 120 मिनट को जानने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये 2 आवर का समय होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आवर। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो गौर करिएगा कि भारत का जो सिक्किम है, सिक्किम, इसकी जो एक तरीके से सीमाएं हैं ये तीनों राज्यों से मिलती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं हम लोग। सिक्किम जो है, आपको पता होगा एक ऐसे जगह पर है, अगर हम आपको 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करें तो शायद आप कुछ समझ पा रहे होंगे शायद। तो ये जो सिक्किम वाला पार्ट है, इसके इधर साइड नेपाल है, इधर साइड भूटान है, इधर साइड चीन है। चीन के साथ भारत का लगभग लगभग 3488 किलोमीटर के आसपास में अप्रॉक्स में भारत की लंबाई एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि ये करती है। दूसरी तरफ अगर हम चलने का प्रयास करें तो इसके अलावे भारत का लगभग लगभग नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का रेंज कवर करता है भारत, 699 किलोमीटर के आसपास भूटान से करता है। अगर हम इसमें सिक्किम को देखें तो सिक्किम एक ऐसा स्थान है जहां पर तीनों ओर से लाइज करता है। तो एक तरफ नॉर्थ में चीन है, अगर आप इसके वेस्ट साइड में आ जाइएगा तो भूटान हो जाता है, नेपाल हो जाता है, और इसके ईस्ट साइड आ जाइएगा तो आपको भूटान हो जाता है। तो ये सवाल भी आपका आराम से बन गया होगा। अगला सवाल है कि किस देश की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा, आपको पिछले क्लास में भी इसका टॉपिक आया था जिसको हम लोग हाइड्रेल के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रेल, और ये जर्मनी के द्वारा लाया गया। हालांकि पहली बार इसका ट्रेन बनाया गया था फ्रांस के द्वारा, लेकिन इसको पब्लिकली जो लाया गया है वो जर्मनी के द्वारा लाया गया। भारत रत्न प्राप्त MS स्वामीनाथन, इस बार पता होगा 2024 में इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें से एक ये भी है। एवं उनके अन्य प्रयासों किस देश के फसलों में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को हुआ है? तो सबसे अधिक गेहूं को हुआ है। हरित क्रांति भारत में पता होना चाहिए 1960 के दशक में मैक्सिको से बीज मंगा करके भारत के बीज को मिला करके हाइब्रिड बनाया गया, और तब से भारत में कहा जाता है कि जो फसल के मतलब आप यूं समझिए खाद्य उत्पादन में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई और हम आत्मनिर्भर हो पाए। नहीं तो उससे पहले भयानक भारत में अकाल आ चुका था। उस अकाल से बचने के लिए और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए, इवन कि बेचने के लिए बाहरी मार्केट में भी हमने क्या किया, कहीं ना कहीं इस पर काम किया, इस पर फोकस किया। 1 मिनट, चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर गेहूं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दिग्वंत अभिनेता कुमुद, ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपसे सवाल पूछा हुआ है। दिग्वंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? इनका जन्म भागलपुर में हुआ है। काफी दिग्गज अभिनेता रह चुके हैं। तो इनका, और जो आपको ओरिजिनल नाम पूछेगा उनका नाम कुमुदलाल गांगुली था, लेकिन उन्हें पॉपुलर नेम जो उनको लोग जाना गया वो पॉपुलर नेम उनका अशोक कुमार, और ये कहां से थे? भागलपुर से। बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? अगर आपको बूढ़ी गंडक के बारे में थोड़ा सा समझाएं तो आप इसको ऐसे समझिए कि बूढ़ी गंडक भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण में है ना, पश्चिमी चंपारण से, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, 1 मिनट।
चलिए, हाँ ठीक है, कहाँ पे थे, वहाँ। तो पश्चिमी चंपारण से इसका बिहार में इंटर होते हुए ये कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण चला जाता है। पूर्वी चंपारण से होते हुए ये मुजफ्फरपुर आ जाता है। मुजफ्फरपुर से होते हुए ये समस्तीपुर चला जाता है। समस्तीपुर से होते हुए बेगूसराय चला जाता है। और बेगूसराय से होते हुए ये खगड़िया में चली जाती है। और खगड़िया में जाकर के ये एक सेकंड, खगड़िया में जाकर के सर थोड़ा सा इसको देखिए, चलिए, और ये खगड़िया में जाकर के क्या करता है कि ये मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे जाकर के मिलती है, तो गंगा में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे, तो खगड़िया में। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, तो बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर मिलती है, तो बूढ़ी गंडक बेगूसराय में नहीं बल्कि खगड़िया के निकट जाके गंगा से मिल जाती है। अगर हम इसकी लंबाई का बात करें तो 320 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अभी तक यानी 2 मार्च 2024 तक कितनी बार किया गया। थोड़ा सवाल को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है। वो विशेषाधिकार जो है, ये क्या है विशेषाधिकार, कि अगर कोई भी, आप ऐसा समझ लीजिए इसको कि ये विशेषाधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के, अगर कोई भी मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है और फैसला नहीं आ पा रहा है तो 142 अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालय को कि उस लंबित मामले को फैसला सुना दे, और वो सुनाने का आदेश देने का अधिकार भी दिया गया है। और अभी तक कहा जाता है कि इसको कितनी बार इस्तेमाल किया गया, तो अभी तक इसको कुल मिलाकर के 3 बार इस्तेमाल किया गया। इसको 3 बार इस्तेमाल करने के बाद को अगर समझे तो सबसे पहला राम जन्मभूमि, आपको पता होगा राम जन्मभूमि 2019 में जो आया था फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें से 2.77 एकड़ जमीन दिया गया था हिंदुओं को राम मंदिर बनाने के लिए। दूसरा जो आप इसका मामला समझना चाहें वो एक एजी व्यक्ति है जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, उनको रिहा करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक जजमेंट लाया गया था। पता होगा कि 30 साल से वो कैद थे और उनको ये जजमेंट दिया गया था। और तीसरा जो हम आपको बात करें, तीसरा ये भी हाल में, ये किसका हो गया, तो ये हो गया आपको क्या नाम है, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको रिहा करने के लिए। तीसरा एजी पेनवालिया इसका नाम था। तीसरा जो है अभी चंडीगढ़ में हाल में अभी क्या हुआ था कि मेयर का चुनाव हुआ था, और उस मेयर के चुनाव में क्या कर दिया गया, 8 पर्ची जो है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। और वो 8 को इनवैलिड करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके जो आप और कांग्रेस, 1 मिनट के लिए रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ, आप और कांग्रेस के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था कुलदीप कुमार, हाँ नाम थोड़ा सा उतर गया दिमाग से, कुलदीप कुमार, उनको क्या किया गया था, वहां का मेयर बनाया गया, जो कि कांग्रेस और आप के तरफ से दोनों को, आपको पता होगा कांग्रेस और आप अभी गठबंधन में है दोनों, इंडिया गठबंधन, तो उसके कुलदीप कुमार को बनाया गया था। तो 3 बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में कहां से लिया गया। देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है, ये कल्याणकारी, क्योंकि कल्याणकारी मतलब हो गया कि लोक जन कल्याण में काम करना है, तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की भलाई के लिए काम करना। तो ये कहां से क्या पूछा गया कि कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नीति निर्देशक तत्वों में। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का बात किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और ये आयरलैंड से लिया गया। तो ये कहां से लिया गया है, ये आपको लिया गया है आयरलैंड से लिया गया। सॉरी, कहां से लिया गया, ये लिया गया आपको आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य पता होगा 51A में मेंशन है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, जो कि यूएस से लिया गया। इसके अलावा अगले सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए। पंचायती राज्य को थोड़ा समझ लीजिए। पंचायती राज्य जो भारत में लाया गया, इसको सुधार करके, ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया गया। हालांकि प्रावधान 91 में आ गया था, लेकिन लागू ये 1992 में होगा, इसलिए 1991 में मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा 73वां संविधान संशोधन करके
क्या किया गया कि राज्य को थोड़ा सक्षम बनाया गया, राज्य में लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सक्षम बनाया गया, जिसमें हर साल चुनाव होगा, हर 5 साल के बाद राज्य को थोड़ी सी जो लोअर लेवल की सरकार है उसको थोड़ी स्वायत्तता मिलेगी, फंड मिलेगा, अलग से चुनाव होगा, तो इन सबों के लिए उनका प्रावधान किया गया। तो फिर आया कि उनको कितना विषय ट्रांसफर किया जाए, तो उनको जो विषय ट्रांसफर किया गया वो 29 विषय ट्रांसफर किया गया। को पता होगा 3 सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची ने अपने 29 विषय को लोकल गवर्नमेंट को दे रखा है, जिसमें से पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, फिर उसके बाद रोड वगैरह का बात करता है। तो वैसा काम जो राज्य के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रॉपर अपना डेवलपमेंट कर सके, उससे संबंधित बात करता है। आइए हम लोग 47वें सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ ये लोकल गवर्नमेंट के तहत ये लाया गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी का डेट बर्थ है, पता होगा आपको डेट ऑफ बर्थ, उसी के हिसाब से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत की जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर हम आपको महान्यायवादी के बारे में बात करें तो भारत में महान्यायवादी का जिक्र बहुत पहले से किया गया है। आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में, जो कि संसदीय अधिकार हो जाते हैं, उसमें महान्यायवादी का जिक्र किया गया। महान्यायवादी का नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन इस महान्यायवादी की नियुक्ति का जो सलाह है ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति को, और फिर उसके बाद उसका वो नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी कौन बन सकता है? तो महान्यायवादी बनने के लिए आपके साथ कंडीशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहला आपने 5 साल कम से कम जज के तौर पे आपने हाईकोर्ट में अपना समय दिया हो, या कम से कम 10 साल आप हाईकोर्ट में ही आप एज ए वकील के तौर पे अगर वहां पर आप रहे हैं तो भी आपको महान्यायवादी का एक जो मतलब पदवी है वो दिया जा सकता है। लेकिन आप नॉर्मली समझिए किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नहीं बनाया जा सकता है। माना जाता है कि कानूनी रूप से सर्वोच्च व्यक्ति होता है, कानूनी रूप से अगर कोई सबसे ज्यादा सर्वोच्च अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कौन सा होता है बताइए? महान्यायवादी है। अगर हम इसके बारे में आपको एक बात करें तो वर्तमान में कौन कौन है, तो आर वेंकटरमणी जो है वो वर्तमान में अभी क्या है? महान्यायवादी है। और साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए, आर वेंकटरमणी, और अंतिम बात एक समझ लीजिए, इनकी अवधि कोई तय नहीं है, कितने साल के लिए होंगे नहीं होंगे, इनकी कोई अवधि तय नहीं है। 49वां सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया? तो ये याद रखिएगा, ये जो संविधान संशोधन हुआ वो 61वां था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, और ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके जो उम्र थी उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था, यानी पहले 21 साल का प्रावधान था। आपको पता होगा कि चुनाव संबंधित मामला है तो 324 से लेकर के 329 तक चुनाव संबंधित मामले का बात करता है कि भारत में चुनाव होगा, 5 साल के बाद चुनाव होगा, चुनाव आयोग होंगे, उसकी क्या सीमाएं होंगी, क्या काम करेंगे, इन सबों का जिक्र किया गया। तो आपसे सवाल था 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन। और आज का अंतिम सवाल हमारा, यानी कि हमने अभी तक करंट अफेयर, ज्योग्राफी और अभी पॉलिटी सेक्शन कर रहे हैं। अंतिम सवाल, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? ये हो जाएंगे रजनी कोठारी। पता होगा कि जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन विशेषज्ञ रह चुके हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा? संस्थागत करिश्मा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया। तो संस्थागत करिश्मा किसे कहा जाता है? तो रजनी कोठारी को कहा जाता है। तो आई होप इस 50 सवाल को आप समझ गए होंगे। 51वां सवाल से जो आप देख पा रहे होंगे गौर करके, इसमें आपको मैक्सिमम आपको हिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है, और हिस्ट्री के पोर्शन आपको पहले से ही पता होगा कि नितिन सर हैं वो करवाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा नितिन सर को, और आपको 51वां सवाल से वो आपके आंसर को आगे लेकर के चलेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, आपको आंसर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को बढ़ाइए, प्रमोट करिए। अगर कोई बच्चे चैनल देख करके या फिर कहीं भी ये जो टॉपिक है उसको देख करके अगर वो टेस्ट देना चाह रहे हैं तो फ्री में कई जगहों पर टेस्ट चलाया जा रहा है। आपको नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पर संपर्क करिए, और फ्री में अभी कई जगहों पर टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नितिन सर से। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ 9वें सेट का एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देख रहे थे सुमित सर के साथ। इसमें हमने बात की करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी की और इसके साथ साथ पॉलिटी के कुछ विषयों की, पॉलिटी की। ठीक, चलिए अब यहाँ से अपना काम शुरू होता है और इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि सर ने बताया और हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल बने हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे और कहाँ क्या कुछ हुआ इन सारी बातों का भी यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या चीज भाई, निम्नलिखित में से किस नगर में अजात शत्रु के काल में शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीतियां हुई। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल और हर बार बन जाता है भाई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, बहुत अच्छा। शासक कौन था? अजात शत्रु, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों चीज हो गई क्लियर। अच्छा, कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगीर में, यहाँ पे आपको हो गया था, ये कहाँ पे किया गया था? राजगीर में। अच्छा सर कब किया गया था? कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि कब किया गया था, तो लगभग 483 BC के आसपास इसे किया गया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करेंगे दूसरी बार कहाँ हुआ था, तो दूसरा हुआ था वैशाली में और ये हुआ था आपको 383 BC में। ठीक है। अच्छा, इस समय जो राजा थे जिनका शासन काल था, थोड़ा सा हम देखते चलते हैं, है ना, वन बाई वन थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। पहला तो हमने देख लिया कि टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। चारों को थोड़ा डिटेल से हम समझते चलते हैं कि राजगीर में कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे और उसके जो शासक थे वो कौन थे? अजातशत्रु। कब किया गया? 483। अच्छा, फिर वापस वैशाली में जो किया गया वो कब किया गया? 383, है ना। और इस समय यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक आपको पता होगा, शिशुनाग वंश के ये राजा, और इस समय में जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बाकामी। अच्छा, कहीं कहीं इनको सर्वकामी भी नाम से आपको मिलेगा, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इस समय कब? वैशाली में। तीसरी बात हम बात करें हमारे पाटलिपुत्र की, तो भाई पाटलिपुत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर पाटलिपुत्र, यहाँ पे कौन थे? ये राजा हुआ करते थे अशोक। कौन थे भाई? अशोक, जी हाँ, अशोक महान, वही अशोक महान, कलिंग युद्ध वाले, है ना। हाँ, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भाई साहब फिर वापस क्या करते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म जब अपनाते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ना सिर्फ हम अपना एक काम करो, सारे लोग सब बुद्ध की शरण में चलते हैं, और इन्होंने पाटलिपुत्रा में क्या किया कि तीसरी बार इन्होंने बौद्ध संगीति करवाई। अच्छा, इस समय में यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस ये थे अध्यक्ष। और ये कब करवाया गया था? ये करवाया गया था आपको 255 BC में, 255 BC। चौथी बार जो हुआ था वो हुआ हमारा कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, कश्मीर में जो हुआ तो इस समय कश्मीर में जब हुआ, इस समय जो राजा थे इनका नाम था कनिष्क। कब हुआ था? पहली सदी में, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट सी, है ना, पहली सदी में हो गया था। अच्छा, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे कश्मीर। अच्छा, कश्मीर के किस जगह पे? याद रखना है, कश्मीर के कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था। और पूछ देगा कि भाई किसकी अध्यक्षता में, है ना, तो हमें याद रखना है। अच्छा, यही यहाँ लिख देते हैं, चलिए यही लिख देते हैं। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष। तो उम्मीद है आपको ये चारों बौद्ध संगीतियां, कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, कौन कौन उस समय शासक थे, कब कब हुआ और कहां कहां हुआ, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग। क्लासिक युग भाई एक तरीके से कहें स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों स्वर्णिम? स्वर्णिम का मतलब ही समझ में आ रहा है ना भाई, बोलो तो समझ में आ रहा है ना कि अरे यार कुछ तो अच्छा हुआ होगा, राइट। अब चीज ऑप्शन देखते हैं। व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई, आपको पता है सिल्क रोड, रेशम मार्ग, इन्हीं का। हाँ भाई ये बात सही है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य में बहुत ज्यादा कला का भी संरक्षण दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया गया था, तो ये बात भी सही हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। जी हाँ, ये जो स्वर्ण सोने के जो सिक्के चलाए गए थे, ये सर्वाधिक जिस समय चले वो थे कौन?
हमारे गुप्त। अच्छा एक चीज और बता दी, ये गुप्त वंश, गुप्त काल जो शुरू होता है हमारे यहाँ, जो गुप्त वंश होता है, तो इसकी जो शुरुआत की जाती है ना, हम अगर बात करें कि इसकी शुरुआत किसने की और कब की, तो इसकी किसने की भाई, तो हमें पता चला कि भाई श्री गुप्त ने की, है ना, किसने की, श्री गुप्त ने। ठीक, अच्छा अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब की। चलिए अब आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर कब किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये सारा भी सही है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, है ना जी, ये सारे कारण है इसीलिए तो कहा गया। चलिए फिर हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल और हर बार बन जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, है ना जी। अच्छा आपकी ये सारे लोग जो है ये किस वंश से रिलेटेड है, ये पाल वंश से रिलेटेड है ना जी, वो तो दिख रहा है। अच्छा पाल वंश के संस्थापक हमको कौन मिलेंगे, गोपाल। अच्छा गोपाल के बाद कौन आएंगे राजगद्दी पे, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद कौन आएंगे, देवपाल। अच्छा देवपाल के बाद कौन आएंगे, महिपाल। मतलब एकदम लाइन से लिखा हुआ है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। इनमें से सेकंड नंबर जो राजा थे कौन, हमारे धर्मपाल। ये थोड़ा सा है ना, ये पढ़े हुए इंटेलेक्चुअल आदमी, थोड़ा सा इस क्षेत्र में ज्यादा इनका योग मतलब ये था, रुचि थी, तो ये भाई साहब बोले चलो एक काम करते हैं, विक्रम क्या करते हैं, विश्वविद्यालय खोल दिया जाता है। तो इसी धर्मपाल भाई साहब ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और कब करी, तो ये इन्होंने 8वीं सदी में, कब करी थी, 8वीं सदी में इन्होंने करी, 8वीं शताब्दी। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम अब आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ जी बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम गुरुकुल है, कौन सा विश्व का सबसे प्राचीनतम गुरुकुल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, भारत में तो बहुत सारे गुरुकुल है ना जी, लेकिन जो सबसे पहला जो आवासीय जो गुरुकुल कहा जाता है, मतलब जो विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे कि जहां पर लोग आकर के रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस है, वो जगह कौन सी थी, दरअसल वो जगह ये है हमारा तक्षशिला। ठीक है, अच्छा इस तक्षशिला का जो स्थापना की गई है, ये स्थापना तक्षशिला की स्थापना है ना, ये की गई है भरत के बेटे, भरत के पुत्र जिनका नाम है तक्ष। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। अब सोच के देखिए, भरत, और भरत कौन है, राम जी के भाई है ना, ये काफी पुराना क्या है, विश्वविद्यालय है। अच्छा इसके बाद हमने अभी तुरंत बात करी हमारे विक्रमशिला की। विक्रमशिला में हमने देखा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी और कब करी। फिर इसके बाद हम देखते हैं नालंदा। जी हाँ, अगर हम नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है और कब की है। थोड़ा सा पहले ये सारी चीजें ना जानना बहुत जरूरी होता है कि कब किया है, क्योंकि एक ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरा भी देख लो भाई कब किया, तो ये किया गया है 4वीं शताब्दी में। अच्छा जब भी हम सीई लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है क्या चीज भाई, एरा, है ना, कॉमन एरा की बात की जाती है। पहले एडी और बीसी लिखा जाता था, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एडी लिखा जाता है। अच्छा कब लिखा भाई, इसमें 4वीं शताब्दी में। ठीक, अच्छा किसने किया, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में करी। और कहां पे करी भाई, हमारे नालंदा में, है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है कि 75 साल के बाद, 75 साल के बाद नए संसद भवन में स्थापित किए जाने वाला सेंगोल राजदंड, है ना, सेंगोल जिसे कि राजदंड भी कहा जाता है, तो भाई इसका इस्तेमाल 8वीं शताब्दी के किस साम्राज्य के द्वारा, सत्ता हस्तांतरण के द्वारा किया जाता है। मतलब सत्ता हस्तांतरण यानी कि जब एक राजा है और एक राजा आज रिटायर हो रहे हैं, भाई आज के बाद से दूसरा राजा आएगा, है ना भाई, अरे हम नहीं यार, अब लिटरली मत ले लो, मतलब एक राजा, ठीक है, वो अपने बेटे को जब सत्ता देगा ना, तो सिर्फ सत्ता नहीं देगा, उसके साथ साथ एक राजदंड भी देता है ना, एक प्रतीकात्मक एक चिन्ह है, वो राजदंड उसके हाथों में देगा कि लो भाई ये लो, क्या है ये आपका राजदंड, ये रखो। अच्छा वो भाई वो राजा, नया राजा, वो बेचारा उधर ही कंफ्यूज पड़ा, सिर्फ पिताजी क्या करेंगे इसका, बोले नालायक तू करना कुछ नहीं है, ये राजदंड है, इसका मतलब होता है कि ईमानदारी से काम करना है, अगर आप ईमानदारी से फेल होंगे तो भाई क्या मिलेगा आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह था कि लोग ईमानदारी से काम करेंगे, वो एक ईमानदारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा रही थी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा रहा था, वह ठीक।
तो यही अब इस चीज की व्यवस्था हमने कहाँ पे करी है, हमारे संसद भवन में, है ना। इसकी स्थापना हमने कहाँ पे करी है, संसद भवन में, ठीक। अच्छा, वो राजा कौन से थे, तो वो राजा हुआ करते थे चोल राजा, है ना। चोलों के समय में हमने देखा कि जब एक राजा दूसरे राजा को जब अपनी सत्ता सौंपते थे तो वो उन्हें एक राजन दिया करते, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी निम्नलिखित में से कौन सी है, सबसे पुरानी भाषा, तो इसका आंसर होगा तमिल। तमिल जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। अगर साहित्यों की अगर हम बात करें, है ना, तो इस समय आपको संगम साहित्य पूछ लिया जाता है। संगम साहित्य ये किस भाषा में लिखी गई है, ये भी तमिल में ही है। संगम साहित्य किसमें है, तमिल में। अच्छा, इस संगम साहित्य में कितने वंशों का उल्लेख किया गया है, तो लिख लेंगे चोल, चेर और पांड्य, यानी कि टोटल 3। इस संगम साहित्य में किनका चर्चा किया गया है, टोटल 3 राजवंशों का किया गया है। और ये हमारी तमिल जो है वो हमारी सबसे पुरानी दक्षिण भारत की भाषा। इसके बाद हम आगे चले, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया, दिल्ली से दौलताबाद, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग एमबीटी के भी नाम से जानते हैं, है ना जी, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसका जो नाम था वो क्या था, इसका नाम जूना खां भी था, है ना जी, जूना खां। दरअसल ये जूना खां जिस समय आए राजगद्दी पे तो इनको लगा कि भाई ये जो दौलताबाद, ये दिल्ली जो है ना, ये सुरक्षा कारणों से ठीक नहीं है, यहाँ पे हम पर हमला हो सकता है। तो भाई साहब अपना दिमाग लगाए और एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम है देवगिरी, जगह है जिसका नाम है देवगिरी, ठीक है। अब इन्होंने इसी देवगिरी में क्या किया, अपनी राजधानी बसा लिया। इसी देवगिरी को हम लोग आगे चल के क्या कहेंगे, दौलताबाद कहेंगे। दौलताबाद का पुराना नाम क्या है, देवगिरी, है ना। हालांकि बाद में इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब यहाँ से काम यार मजा नहीं आया, है ना, अब काम फिर मजा नहीं आ रहा यार, बोला कि नहीं हटाओ, चलो वापस दिल्ली चलो। तो भाई साहब बाद में ये दिल्ली से दौलताबाद लेके गए, फिर वापस बाद में दिल्ली दौलताबाद से क्या करेंगे, दिल्ली की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होते ही रहता है। अब राजा है भाई साहब बैठा हुआ, उसको कोई मन ना लग रहा, बोले क्या करे, काम करो, दिल्ली के काम करो, राजधानी इधर से उधर शिफ्ट कर दो, हटाओ। बोले क्यों भाई, बोला मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे हो सकता है खतरा वतरा हो जाए, है ना, फिर दोबारा लग, नहीं चलो उधर ही चल जाए। ये कहानी चलती रहती है। चलिए इसके बाद हम बात करें अगला 58 नंबर क्वेश्चन कि मेरे मकान में 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा, यह कथन किसका है। बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये कथन किसी ऐसे आदमी का होगा जो राजा से मिलना नहीं चाहता होगा, और राजा से नहीं मिलने वालों में साधु फकीर लोग हो सकते हैं, है ना। तो उस समय सूफी संत वगैरह लोग हुआ करते थे, तो वो थे हमारे कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया। और ये लोग जो हुआ करते थे, इन लोगों को राजपाट से कोई खास वगैरह ये था नहीं, है ना। तो वो बोलते थे इधर से आएगा तो उधर से हम निकल जाएंगे, है ना, अपन को भेंट ही नहीं करना, अपन को मुलाकात ही नहीं करनी है, राइट। तो ये बात किसने कही थी, हमारे शेख निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था। बहुत प्यारा सवाल, इस पर हमने इससे पहले वाली वीडियो पर भी हमने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था भाई, वो युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ था ये तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा युद्ध, ये जो हुआ था विजयनगर, और इसके साथ साथ दक्कन क्षेत्र के बीच, है ना। 2-3 लोग आए, इधर से आए, और सारे लोग मिलकर के क्या किया, विजयनगर पर अटैक कर दिया। अच्छा, इस समय विजयनगर पर किनका शासक था, इस समय शासन था अराविडु वंश का, है ना। इन पर इस समय किनका था, इस समय अराविडु वंशों का शासक था, है ना। ये लोग कुछ खास मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूत थे नहीं, और विजयनगर अपने समय में बहुत शक्तिशाली और बहुत समृद्ध था। तो अगल बगल वाले उस पर नजर डाल के रखे हुए थे कि भाई साहब कभी तो, है ना, कभी तो इधर का राजा आएगा, है, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हुआ ये भी ऐसा कि भाई समय है, समय का चक्र है, और समय क्या क्या है, आज आएगा कल फिर आपका नहीं है, फिर कल, मतलब ऐसा बदलते ही रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो भाई विजयनगर के सुख का दिन जैसे ही बीता,
जैसे ही वो क्या हो गए, यहाँ पर अराविडू आए, यहाँ इनकी सत्ता हुई कमजोर, अगल बगल के राज्य को मिल गया मौका, अब ये सारे लोग मिलकर के क्या कर दिए, अटैक कर दिए, किस पर, हमारे विजयनगर पर, और इसी के साथ विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो गया। उसे हम कहते हैं 1565 का तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चर्चा जो और यहाँ पर दिया हुआ है इन सारी युद्धों पर भी कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता है ना जी, नॉर्मल ये चीज तो सबको पता ही होगी कि पानीपत का वही प्रथम युद्ध है जिस समय बाबर भारत आया था, और ये किसके साथ हुआ था, पानीपत का युद्ध 1526 में। कहाँ हुआ था, 1526, कहां पर भाई, हमारे पानीपत में। ठीक है, किसके साथ हुआ था, बाबर का हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये हुआ पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें खानवा का युद्ध, ये भी बाबर के साथ ही हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527, है ना, 27 ईस्वी, और किसके साथ भाई, इसमें कौन थे, इसमें थे आपके बाबर, और बाबर के साथ देखो पहले युद्ध में जो इनवाइट किया था, बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, वो थे भाई राणा सांगा। कौन थे, राणा सांगा, है ना। ये लोग तो मिलकर के बाबर को बुलाया था कि आ जाओ भाई, ये काम करो, ये इब्राहिम लोदी है ना, हमको दे नहीं रहा सकता, आओ थोड़ा मारो इसको, है। और भाई साहब क्या हुआ कि ये बाबर आया, अब आकर के मारा लोदी को। अब जैसे ही लोदी को मारा वैसे ही अब बाबर को चस्का लग गया, अरे यार अपन तो राज कर सकते हैं, अब ये तो जाने का नाम ही ना ले। अब ये हो गया परेशान, कौन, हमारे राणा सांगा। बोले सर पट लिया, ओ भाई साहब क्या कर दिया, किसको बुला के बिठा लिया है। अब ये क्या, बाबर को आकर के बोला, देख भाई बाबर ये बढ़िया बात नहीं है, काम करो चुपचाप साइड। बाबर बोला हम नहीं करे, काम करो, आ जाओ दोबारा मैदान में भिड़ लेते हैं। तो वापस ठीक अगले साल 1527 में बाबर किससे भिड़ जाता है, राणा सांगा के साथ भिड़ जाता है, और राणा सांगा इसमें हार जाते हैं, और वापस क्या होता है, बाबर हमारा जीत जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पानीपत के दूसरे युद्ध की जी, तो ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है, ये हुआ है, एक राजा हुआ करते थे खेमू, सॉरी खेमू नहीं, हेमू, राजा हुआ करते थे हेमचंद, हेमचंद, इन्हें हम लोग हेमू भी कहते हैं। अच्छा, इनकी लड़ाई, हेमू की लड़ाई किससे हो गई थी भाई, भाई मुगल शासक के सेनापति जिनका नाम था बैरम खां, बैरम खां, इनके साथ हुई लड़ाई। ठीक है, इसे हम कहते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे की तरफ देखें भाई क्या सवाल बनता है, और ये बिल्कुल स्टैटिकल क्वेश्चन ही बन गया, क्या चीज, वह मुगल प्रथम मुगल शासक कौन जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो बिहार में राज्याभिषेक हुआ जिस मुगल का, उसका नाम था फर्रुखसियर, है ना। और ये कहा जाता है कि भाई इसके बाद से, चूंकि ये क्या है, उत्तर मुगल काल के राजा है ना। उत्तर मुगल काल इसलिए क्योंकि भाई मुगल काल का एक चरमोत्कर्ष है। अभी हमने देखा बाबर आया था, किससे लड़ा भाई, इब्राहिम लोदी से लड़ा, उसको राणा सांगा बोला भाई बाहर जाओ, बोला अपन नहीं जा रहे हैं, बाबर उसके बाद इधर ही रह गया। अच्छा, उसके बाद भाई साहब गुजरे तो उनके बेटा आगे कौन, हमारे हुमायूं साहब। अच्छा, हुमायूं जब तक आया तब तक यहाँ बिहार से एक आदमी उड़ गए, शेरशाह सूरी, बोला ऐसे कैसे जाने देंगे, काम करो चलो आजा, दो हाथ कर लेते हैं। तो वापस कुछ दिन के लिए किनको, हुमायूं को सत्ता छोड़नी भी पड़ी, फिर वापस वो वापस आए, है ना, उतने ही मेहनत से लड़ाई करो, और फिर किसको, शेरशाह सूरी को हटाया। ठीक, तो ये कहानी रही। तो यहाँ पर हम कहेंगे, अच्छा फिर इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद आपको मिल जाएंगे कौन, अकबर मिल जाएंगे। यहाँ अकबर से लेकर के औरंगजेब तक की कहानी मुगल की ठीक ठाक थी, मतलब हम कह सकते हैं कि सत्ता पर पूरी तरह से पकड़ उनकी थी। लेकिन औरंगजेब के बाद इनके उत्तराधिकार उस तरीके के नहीं थे, उनके पास उतना बढ़िया, मतलब हम किसी के दिमाग को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो चला सके। तो उसके बाद वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ गए। तो उन्हीं में से एक राजा कौन हुआ करते थे, फर्रुखसियर। ठीक, इसको उत्तर मुगल का हम एक बादशाह भी कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें जहांगीर। जहांगीर ने किस कला को सर्वाधिक संरक्षण दिया था। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने एक बहुत बेहतरीन क्या था, पेंटर था भाई, बहुत बढ़िया चित्रकारी था। और जो चित्रकार होगा वो चित्रकारी, अब नॉर्मल मैं आपसे बात करूं कि भाई आप किस खेल को प्रमोट करेंगे, तो पहला सवाल आ जाएगा सर अपन अगर क्रिकेट खेलते हैं, सर क्रिकेट स्टेडियम बना दो, बड़ा मजा आ जाएगा, है ना जी। तो ये वही बात होती है, जिसको फुटबॉल पसंद है, देखो मेसी 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 करते ही रहता है, राइट। और क्या कहते हैं वो, जिसको हॉकी पसंद है
वो लोग हॉकी के पीछे पड़ लगे हुए। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। तो जिसका जो इंटरेस्ट, कोई कवि आदमी है उसको कह दो कि नहीं चुपचाप शांत बैठा रहना, बैठेगा नहीं है, बोलेगा दो चार लोग मिल जाए, कविता हो जाए, वाह वाह हो जाए, मजा आ जाए। तो जो जैसा होता है उसी क्या करता है। तो ये जहांगीर क्या था भाई, ये बहुत बढ़िया चित्रकार था। तो चित्रकार रहा होगा तो भाई किस चीज को फेमस करेगा, चित्रकारी को फेमस करेगा, यानी चित्रकला को। तो इसने सबसे ज्यादा संरक्षण किसको दिया, हमारे चित्रकला को दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, अच्छा यहां पे मैंने लॉर्ड शब्द को काट दिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि हम 3 पीढ़ी अगर किसी काम को कर ले तो चौथी पीढ़ी तक वो चीज जाएगी ही नहीं। जो गलतियां हमारे अब तक लोग करते आ रहे हैं, हम इस अंग्रेजों के नाम के आगे लॉर्ड लगा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थियों से कि अगर मेंस की कॉपी लिख रहे हैं या अगर आप लोग कहीं पर भी अगर आप लिख रहे हैं तो कृपया किसी भी अंग्रेज के नाम के आगे लॉर्ड न लगाएं। ये लोग इस लायक ही नहीं है कि हम इन्हें लॉर्ड कह सके। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉर्ड काटा है। चलिए अब हम देखते हैं एक के बाद एक। क्या है भाई, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने लागू किया? पहला आता है, क्या लॉरेंस था, क्या वो कॉर्नवालिस था, क्या वो रिपन था, क्या वो विलियम बेंटिक था? ठीक है, हम पहले आपको आंसर बता देते हैं कि वो था कौन, रिपन। अच्छा, रिपन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये रिपन जो था थोड़ा बहुत नॉर्मल इंसान था, है ना। नॉर्मल का मतलब कि ठीक ठाक इंसान था। ठीक, जो इसमें भाई, अच्छा एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कांडवालिस है ना, ये 1793 में ये बंगाल में ये करते हैं क्या चीज, इस्तेमारी व्यवस्था। इस्तेमारी व्यवस्था का मतलब होता है परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में अंग्रेजी में इसे कहते हैं अस्थाई व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था। इसमें क्या है कि आपके पास जो जमीन है उस जमीन पर एक लंबे समय तक के लिए, क्योंकि देखो ये अंग्रेज है ना, अंग्रेजों आया है, सब तो ये टैक्स तो लेता ही है सब, है। और टैक्स लेगा सब तो किससे लेगा, हम ही लोग से लेगा। तो भाई जो जितना खेती कर रहे हैं उसी हिसाब से ले लेगा। तो बार बार प्रॉब्लम आने लगा कि भाई बार बार जाओ लेके आओ, बार बार जाओ, हुजूर मेरा इस साल फसल नहीं हुआ है, इस साल ही नहीं हुआ, उस साल नहीं हुआ। भाई ये लोग अंग्रेज भी परेशान। तो बोले काम करो, रुको, कांडवालिस आया है ना, और कांडवालिस बोला सुनो पूरे बंगाल में हमारी व्यवस्था लागू करो। बोले क्या, परमानेंट सेटलमेंट, है ना। परमानेंट का मतलब इसे अस्थायी बंदोबस्त, कि भाई आपके पास जो है एक काम करो, फिक्स कर लो, है ना। तुम क्या करो, कर का दर जो है, टैक्स रेट जो है ना, वो फिक्स कर लो। बोला कि टैक्स, अच्छा ठीक है सर, मान लीजिए कि हम टैक्स का अगर फिक्स कर लेंगे तो क्या रखेंगे, कितना दर रखेंगे? तो कांडवालिस क्या बोला कि देखो भाई अपन क्या करेंगे, हम एक बार ही फिक्स कर लो, हम तुमको दोबारा टोकेंगे नहीं, लंबे समय के लिए, सालों साल तुम एक ही टैक्स देते रहना। तो इसमें ये घाटा हुआ कि अब लंबे समय तक का मतलब हो गया कि जो आप आज दे रहे हैं, सपोज करिए कि जो आप टैक्स आज अगर 10% भी अगर टैक्स दे रहे हैं, यही टैक्स क्या हम अगले 30 साल के बाद भी दें? इतना ही टैक्स। अभी हम 10 केजी दे रहे हैं 100 केजी पर, क्या 30 साल के बाद भी 10 केजी देंगे? हाँ। अब ये अंग्रेज लगाया दिमाग, क्या कांडवालिस लगाया दिमाग, क्या लगाया भाई, बोला इसको तो घाटा हो जाएगा, एक काम करो ये जो दर है ना इसको बहुत ऊंचा कर दिया, और इतना ऊंचा कर दिया, ये दर इतनी ऊंची हो गई कि अब लोगों के देने के बस के बाहर हो गया, है ना। लेकिन कुछ लोग उसी में मैनेज करके दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे कि दे ही नहीं पा रहे थे। अब दे ना पाए तो कांडवालिस का किया कि सब लोग बोला काम करो भाई, इधर आओ। बोला क्या, जाओ सब टैक्स कलेक्ट करके ले आओ, जाओ टैक्स वसूल के ले आओ। बोला टैक्स वसूल ले, है ना, टैक्स कलेक्ट करने। तो कलेक्टर जो हम आज सुनते हैं ना नाम की, कलेक्टर है, बड़का कलेक्टर है ना जी। तो ये कलेक्टर का नाम ही है, वो जो टैक्स में पैसा इकट्ठा करता था उसको कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। ठीक, और यही आगे चल करके आपके किस चीज में बदला, आज के डेट में जो हम बात करते हैं ना कि बहुत बड़े भाई जिसके अंडर में पूरा जिला है, जिला अधिकारी है, ठीक है, ये पहले इनकी शुरुआत हुई थी टैक्स कलेक्ट करने। ये जा करके क्या वसूला करते थे अंग्रेजों की तरफ से, चंदा नहीं, टैक्स वसूला करते थे, सॉरी। चलिए हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे बेंटिक का। बेंटिक थोड़ा बहुत ठीक ठाक हम इसे कहेंगे, क्योंकि भारत में एक था सती प्रथा। सती प्रथा खत्म करने में विलियम बेंटिक का, विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। तो बेंटिक के मामले में हम कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा बहुत ठीक था। जितनी सारी चीजें बैन करने वाली है ना वो बेंटिक ने बैन करा है, हम लोग ने ऐसा क्या। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें कि भाई हमारा क्या है, भारत में शिक्षित वर्ग ने, सॉरी ऊपर, हाँ
1830 में सिताना और पटना किस आंदोलन के प्रमुख केंद्र है? भाई 1830 में कौन सा हुआ था? उसका नाम है वहाबी। अब थोड़ा सा वहाबी के बारे में समझते हैं। दरअसल ये वहाबी जो है ना, ये अब्दुल बहादी वहाबी, अब्दुल वहाबी, ये कहां से? ये भाई साहब ईरान से। कहां से? ईरान से। तो ये वहाब, अब्दुल वहाब, सॉरी अब्दुल वहाबी नहीं, अब्दुल वहाब है ना, इनका नाम क्या था? अब्दुल वहाब। अब अब्दुल वहाब के नाम पर यहां पर क्या हुआ? आंदोलन, मतलब ये आंदोलन वहां से आया। कहां से? अपने ईरान से कहां आया? भारत में आया। अच्छा, जब भारत में आया तो यहां पर भी लोगों ने क्या किया? बहुत बढ़िया एकदम बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इसमें हमारे पटने वाले लोगों ने भी अच्छा खासा काम किया। तो ये जो है, ये अब्दुल वहाब के नाम से शुरू हुआ। कौन सा था भाई? वहाबी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 64। क्या है भाई? भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया है? 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह का विरोध किया, उसका समर्थन किया, या तटस्थता बनाए रखे कि बोले कि नहीं ठीक है, अंग्रेज भी ठीक है ना, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ठीक है। दरअसल भारत ना ऐसे ही लोगों के पीछे के कारण ना पीछे रह गया, वरना आजादी तो हमें 1857 में मिल गई होती। हम लोगों ने इतना गंदा मार मारा था ना अंग्रेजों को कि बकायदा उन लोगों को लिखना पड़ा था कि जो बच गए वो बहुत बड़े वॉरियर थे। अंग्रेज जो बच गए वो बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत बहादुर थे। अंग्रेजों ने इस बात का जिक्र किया है। हम लोगों ने इतना गंदा मारा था 1857 में, लेकिन गलती क्या हुई कि सारा वर्ग एक साथ नहीं आया। हमारे साथ किसान आए, हमारे साथ कुछ जमींदार आए, है ना, हमारे साथ सिपाही आए, कुछ सिपाही आए, हमारे साथ जो क्या कहते हैं छोटे मोटे जो किसान वगैरह हैं गांव में जो काम करने वाले लोग, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा पैसा वाले लोग थे जो अंग्रेज के बहकावे में आ गए, कुछ लोग डर से आ गए, किसी को लालच दे दिया गया, तो इस तरीके से फोड़ने की कोशिश भी की गई। इसी क्रम में हम कहेंगे कि जो हमारा जो मिडिल क्लास, जो क्या कहते हैं, जो शिक्षित वर्ग रहा, उसने क्या किया? शिक्षित मध्य वर्ग जो था उसने क्या किया? उसने दिमाग लगाया, सोचा कि देखो भाई अंग्रेज का ये चीज ठीक है, हम इसको कर सकते हैं ना। तो वो बोला कि जहां पर अंग्रेज गलत है वहां पर उसको गलत भी कहा, जहां पर लगा कि नहीं ये ठीक है कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि तटस्थता बना के रखा। राइट। तो भारत को इसीलिए यही कारण रहा कि हम 1857 में थोड़ा बहुत, हम अगर कहीं असफलता हुई, हमारी असफलता अगर हमको मिली है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा शिक्षित मध्यम वर्ग बहुत बड़ा जिम्मेदार, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ एक छोटा मोटा कार्यक्रम कह सकते हैं कि जिम्मेदार रहा होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ, एक मिनट ना मैं जरा, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है भाई हमारा अगला सवाल? महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? बहुत बढ़िया सवाल। तो बता देते हैं, ये संस्था थी आपकी सत्य शोधक संस्था, है ना। आर्य समाज की अगर हम बात करें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, इनका नाम था स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कब किया था? तो ये इन्होंने किया था 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक। इसके बाद हम बात करें ब्रह्म समाज की। अच्छा, यही ब्रह्म समाज ना जिसको आगे चल के हम क्या कहेंगे? इसी ब्रह्म समाज को हम आगे चल के आत्मीय समाज भी कहेंगे, आत्मीय सभा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आत्मीय सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किस आदमी ने की। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे देव समाज की। तो इस देव समाज की स्थापना करने वाले पंडित शिव कुमार अग्निहोत्री, पंडित शिव कुमार अग्निहोत्री जी, जिन्होंने क्या किया था? देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो ये चारों का हमने देख लिया। ब्रह्म समाज का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस पत्र से महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे? बहुत बढ़िया सवाल। हरिजन के वो संपादक ही थे, यंग इंडिया के संपादक थे, इंडियन ओपिनियन के वो क्या थे भाई? इसमें भी उन्होंने, उनका योगदान काफी अच्छा खासा रहा। उनका योगदान जहां नहीं रहा वो रहा द लीडर। और इसकी जो क्या की गई थी, द लीडर,
ये पहले अंग्रेजी में छपा करती थी। किस चीज में? अंग्रेजी में। आगे चल करके इसे हिंदी में भी लाया गया, और हिंदी में जब लाया गया तो इसका नाम पड़ा भारत। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, हमारा आज का सवाल। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व कितनी बार महिलाएं भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? आपकी जानकारी के लिए सीधा सीधा आंसर बता देते हैं, तीन। तीनों का नाम आप देख लीजिए। सबसे पहला एनी बेसेंट, इसके बाद हम देखेंगे सरोजिनी नायडू, और इसके बाद हम देखेंगे नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्त या गुप्ता। ये तीन ऐसी महिलाएं रही जो 15 अगस्त 1947 के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही। अच्छा एक मिनट ना, जरा पानी पी लिया जाए। अरे भाई साहब, थैंक यू। चलिए, हाँ भाई, ये तो हो गया सवाल। आगे बढ़े, बढ़िया। क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया। फिर इसके बाद 68, क्वेश्चन नंबर 68, जरा इस पर हम लोग गौर करें। 1929 में नागपुर में संपन्न 1929 में नागपुर में संपन्न अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने बात की थी कि 1929 में हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये इनकी अध्यक्षता जो थी 1929, 1936 और 1937। तो कुल मिलाकर के हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे, है ना। तो ये तीनों ही बार आपको पिछली बार की भी वीडियोस में हमने बताया था। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि कौन सी संस्था विश्व बैंक ग्रुप की संस्था नहीं है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है ना, इसकी संस्था नहीं है, इसका हेल्पिंग वो नहीं है। सबसे पहले होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, है ना। इसके बारे में हम लोग बात चर्चा किए थे पिछले वीडियोस में। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 1। IMF एक अलग स्वतंत्र संस्था है। IMF क्या है? एक अलग स्वतंत्र संस्था है, इसका अपना अलग काम है। लेकिन बाकी ये तीनों संस्थाएं जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के की संस्था है ना। ये क्या करती है, ये सारा ये इनकी जिम्मेदारी है इनको वर्ल्ड बैंक को आगे की तरफ प्रोसीड करना, है ना। तो इनमें से ये सारा क्या करती हैं, वर्ल्ड बैंक को ये करती हैं। और IMF एक अलग ग्रुप है, राइट। इसका काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था, आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तब तक हम अगला प्रश्न देख लें। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, क्या है भाई? हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल और बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। बहुत सारे लोगों ने गलती भी किया होगा, मुझे यहाँ पर उम्मीद है ना। अगर आपने अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात। क्या है कि भाई साहब कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है ना। तो हम लोग को तो लगता है यार अपना बिहार ही सबसे ज्यादा लगता है ग्रामीण है ना। ऐसी बात नहीं है, दरअसल है भाई ये क्या है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश लगभग 89.97% के आसपास यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है। तो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पे होगा? हमारा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपको लगभग 88% के आसपास मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो फर्क है वो कहाँ हो गया भाई? हिमाचल प्रदेश हमारा आगे हो गया। अच्छा, एक चीज और, असम का पुराना नाम, इसका पुराना नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स डालिए। असम का पुराना नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें।
क्या है कि मेरे साथ साथ ना हम आपको भी काम पर लगाए रहेंगे, है ना, अपन तो काम कर ही रहे, थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये क्या है भाई, जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष माना गया है। ठीक है, इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। तो वो जो साल था वो साल था हमारा 1921। ठीक है, अच्छा, इस 1921 से याद आया कि ये जो हमारी जनसंख्या है ना, जनसंख्या हम लोग जो करते हैं, जनगणना करते हैं, ये कब से हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। ये जल्दी से हम लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमने सबसे पहली जो जनसंख्या की वो कब की, है ना, पहली जनसंख्या सबसे पहले। हाँ, इसके आगे मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या जो है 1881 से, है ना, हर 10 वर्ष पर नियमित रूप से की जाने लगी। इससे पहले ऐसा कुछ खास था नहीं, है ना। और एक चीज और बता दें, ये जो जनसंख्या की गई थी, जनगणना की गई थी ना, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, ताकि पता तो चल सके किस एरिया में कितने भारतीय रहते हैं और हमको क्या कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो इसको किसने, भाई अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन आज फिलहाल ये हमें सबको काम आ रहा है ना। तो इस चीज के लिए हम क्रेडिट दे सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अपने फायदे के लिए किया सही, लेकिन मिल गया फायदा हमको, है ना। हर एक चीज का 2-3 पहलू होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। तो हम लोगों का के लिए क्या है, अभी अगर जनगणना की बात करें तो पॉजिटिव है ना जी। चलिए, वोकल फॉर लोकल, क्या बात है, वोकल फॉर लोकल, ये विचार किसने दिया? तो भैया आजकल सबसे ज्यादा एक्शन में है, आपको लग रहा है इन चारों में सबसे ज्यादा एक्शन में कौन रहते हैं? हमारे मोदी जी, है ना जी। और ये भाई साहब, ये जो है ना, ये अब की बार नया एक नारा लगवा रहे हैं, सुना, अब की बार 370 पार वाली बात कर रहे हैं, है ना। इनसे उम्मीद है कि मोदी जी आप पीओके जरूर लेकर के आओगे। फिलहाल तो हम चाय वाले से इतनी उम्मीद कर ही सकते हैं, है ना। तो हम बात करें, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब, ये बहुत गजब आदमी है यार। ये चलता बोलता, ये भाई साहब बोलता बोलता कुछ नहीं, कुर्सी लगा के बैठ गया उधर, एक मालदीव डूब गया। सोच के देखो, बिना कुछ बोले एक देश आदमी जो डुबा सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। इसने क्या किया, खड़े हो गए, बोले वोकल फॉर लोकल, मतलब बोला कि देखो बाहर से सामान मंगा रहे हो ना, ये सब घंटा ये बंद कर रहे यार, क्या कर रहे तुम लोग, अपने ही देश को डुबाए जा रहे हो। बोले तो मतलब क्या करे मोदी जी? बोले कि काम करिए, स्थानीय जितनी भी वस्तुएं है ना, इन सब का क्या करना करो, इस्तेमाल करना शुरू करो। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, वोकल का मतलब होता है प्रचार करना है आपको। भागलपुर में है, भागलपुर का क्या प्रोडक्ट है भाई? सिल्क है। आपको क्या करना है? प्रचार करना है लोगों को। मधुबनी मखाना क्या है भाई? वो चीज आपको मतलब लोगों को बतानी भी है कि हाँ यार देखो हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, ना कि सिर्फ आप इस्तेमाल करें बल्कि लोगों को प्रेरित भी करें, है ना, कि भाई आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, अपना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या चीज? वोकल फॉर लोकल। और ये किसने दिया कैंपेन हमारा? लगता है कि भाई इन चारों नाम में से कोई एक कौन सा ऐसा नाम है जो बोलेगा सारा देश सुनेगा, वो बेसिकली मोदी जी होंगे, है कि नहीं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला सवाल कि भाई भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपको बताएं 5 वर्ष की योजना बनाई गई थी। 5-5 साल पर हमने क्या करना है, हमको 5-5 साल पे विकास करना है ना जी। तो पहला जो विकास का लक्ष्य लिया गया, सबसे पहला वो हमारा मॉडल था किस चीज पर? हेरोल्ड डोमर पर, है ना। ये पहली अर्थव्यवस्था जो थी, पहली पंचवर्षीय जो हमारी क्या थी, योजना थी, वो इस पर डिपेंडेंट थी। और पूछ लिया जाता है कि दूसरा जो था वो था किस चीज पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े। तो अगला क्या? प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। ये किताब किसने लिखी? तो ये किताब लिखी है हमारे एम विश्वेश्वरैया। दरअसल ये भाई साहब राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता, ठीक, और राजनीति के साथ साथ ये इंजीनियर भी थे। और इंजीनियर्स कैन एनीथिंग डू, भाई वो कुछ भी कर सकता है ना जी। हाँ, वो नहीं, इंजीनियरिंग भी करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहे, इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो ये भाई साहब क्या है, ये इंजीनियर आदमी है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किताब लिखी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इसलिए इन्हें भारत का आर्थिक नियोजन का जनक भी कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन का जनक। किन्हें? हमारे एम विश्वेश्वरैया जी को, है ना जी। किसे? एम विश्वेश्वरैया जी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आज का हमारे इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो एक करंट अफेयर्स का आपके सामने ये रहा कि भाई साहब ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका
फ्री ट्रेड है ना एग्रीमेंट, नाफ्टा, नाफ्टा का सदस्य नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका तो होगा ही होगा, है अमेरिका को छांट सकते हैं क्या, बोले नहीं। कनाडा, बोले अमेरिका के लिए बहुत बड़ा वो है कनाडा, है ना जी। और मैक्सिको, ये भी है ना। तो ये तीनों ही जो है ये क्या है, नाफ्टा के सदस्य हैं। जो नहीं है वो कौन है, हमारा बेचारा ब्रिटेन नहीं है। ठीक, तो ये रहा आज के जीएस प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके साथ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने भी सवाल मैंने बोला ना कमेंट बॉक्स में डालना है वो सब डालना ही डालना है ना, ऐसे बच के जा नहीं सकते। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।